आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रुधिर की। आज की ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम रुधिर की बेसिक नॉलेज लेंगे और रुधिर का संगठन किन किन चीजों से होता है उसकी बात करेंगे और रुधिर के कार्य की बात करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर को रक्त भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। रुधिर के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी इसलिए नाम दिया गया, हीम पार्टिकल से लिया गया है हेमेटोलॉजी। ठीक है, रुधिर के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक की तरह पड़ा रहता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। इसका पीएच 7.4 होता है, इसीलिए इसे क्षारीय कहा जाता है। ये हल्का क्षारीय होता है, बिल्कुल हल्का क्षारीय। ये रुधिर जो होता है हमारे शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। आगे बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग रुधिर होता है। इससे अगली वीडियो बनाई थी मैंने, पहले वीडियो बनाई थी, उसका नाम था हृदय की संरचना। उसमें मैंने समझाया था कि ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक भाग हृदय भी है। हृदय पंप करने का कार्य करता है। रुधिर विभिन्न अंगों तक या कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम की थी। उन्होंने बताया था कि मनुष्य में जो रुधिर होता है वो नलियों में बहता है, जिन्हें धमनियां और शिराएं कहते हैं। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है पुरुषों में 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है तथा स्त्रियों में 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर एक छोटा सा पात्र होता है जिसमें भरकर हीमोग्लोबिन को मापा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 13 लीटर खून है या फिर 15 लीटर, वो लीटर में नहीं होता, डेसीलीटर में होता है। उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें मेल की बात करें, अगर पुरुषों की बात करें तो उनमें 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है, जबकि फीमेल जो होती है फीमेल में 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। पुरुषों से कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि मैंने आपको हृदय वाली जो संरचना समझाई थी तो उसमें भी बताया था कि जो फीमेल का हृदय होता है वो छोटा होता है और वजन में हल्का होता है पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ पर उसी के आधार पर यहाँ पर ब्लड भी मनुष्य से कम पाया, मतलब मेल से कम होता है फीमेल में। अब बात करेंगे रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है। हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो रुधिर का निर्माण की बात करें तो भ्रूण में जो होता है वो यकृत में होता है। भ्रूण में यकृत में होता है और जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें रुधिर का निर्माण अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अब देखिए हमारे शरीर में एक ब्लड बैंक पाया जाता है जिसे स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन का दूसरा भी नाम है तिल्ली, इसे प्लीहा कहते हैं। ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक तथा ब्लड कब्र भी कहते हैं। रुधिर का कब्र किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो उन्हें आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो उसे नष्ट करने के लिए कोई भी तरह का उसमें लाइसोसोम वगैरह नहीं पाया जाता है, जिस वजह से वो नष्ट नहीं होती। तो उनका जो जीवन काल खत्म होने के बाद जो आरबीसी होती है वो ब्लड बैंक यानी कि आरबीसी कहां पहुंचती है, स्प्लीन में पहुंची है। कब जब कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर की जो आरबीसी अधिक मात्रा में नष्ट होती है उस वजह से स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुधिर बना किन किन घटकों से होता है। तो रुधिर में 2 घटक पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं जिन्हें रुधिराणु भी कहा जाता है। हम बात करते हैं प्लाज्मा की। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है और ये क्षारीय होता है तथा निर्जीव होता है। इसमें किसी तरह की कोशिका नहीं पाई जाती है, तरल पदार्थ होता है। ये निर्जीव होता है। ये पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है। इसमें 90% जल होता है, बाकी बचा हुआ मटेरियल कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में विटामिन्स एंड नाइट्रोजनी पदार्थ, प्रतिरक्षी और प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः प्रोटीन जो होती है प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन होती है, जो रुधिर का थक्का जमने नहीं देती है। ब्लड क्लोटिंग के समय रुधिर के बहाव को रोकने के समय ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन एक जाल की तरह कार्य करती है, जिससे आरबीसी का ज्यादा बहाव नहीं हो पाता और ब्लड की ज्यादा हानि नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाएं यानी कि रुधिराणु की, जिन्हें ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। अब देखते हैं रुधिर को 3 भागों में, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कहा गया लाल रुधिर कणिकाएं तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी कहा जाता है। इसका टेक्निकल नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक युक्त नहीं होती, इनमें केंद्रक विहीन होती है। पुरुषों में लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है तथा स्त्रियों में इसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन mm होती है।
इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो श्वसन वर्णक की तरह कार्य करती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। अब बात करेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं की। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये केंद्रक युक्त होती हैं, इसमें बड़े आकार के केंद्रक पाए जाते हैं, कणिकामय। ये 3 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय तथा कणिका रहित। तो बात करते हैं, ये केंद्रक युक्त होती है, इनकी संख्या होती है 6000 से 10,000 प्रति घन mm। ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट तथा कणिका रहित को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और जो कणिका रहित होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती हैं जो छोटे आकार की होती हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करती हैं। और जो मोनोसाइट होती है बड़े आकार की होती है, इनमें केंद्रक बड़े आकार का पाया जाता है जो मरी हुई कोशिकाओं के भक्षण का कार्य करती है, हमारे शरीर में गए एंटीजन को मारने का भी कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती है। ये बड़े आकार की होती है। अब बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स की। तो रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है मनुष्य में 2 से 5 लाख प्रति घन mm होती है और ये रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की कि रुधिर का कार्य क्या होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ यानी कि हमारी आहार नाल में जो पचा हुआ भोजन होता है वो आहार नाल की बाल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वहां पर बहुत सी छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती हैं, धमनिकाओं की और सिरकाओं की, ठीक है। बहुत छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती है जो परागशरण के द्वारा यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा भोज्य पदार्थों को आहार नाल से अवशोषित कर लेते हैं और ब्लड मिलाकर छोड़ देते हैं। तो ब्लड क्या करता है, वहां आहार नाल से भोजन को अवशोषित करके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इसके बाद में बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों की। तो हमारी कोशिकाएं निरंतर मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों के नाइट्रोजनी पदार्थों का वाहन करती रहती है, निकालती रहती है, बनाती रहती है। तो उनको कहां छोड़ दिया जाता है, कोशिकाओं से छोड़ दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड उसे लाकर कहां छोड़ देता है, किडनी तक ले जाता है, जहां पर नाइट्रोजनी पदार्थों को छानकर फिर वहां से ब्लड जो होती हैं सिराएं लाती हैं और कहां पहुंचाती हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पहुंचाती है। तो यह करते हैं उत्सर्जी पदार्थों का वाहन करती हैं, विभिन्न कोशिकाओं से कहां तक पहुंचाते हैं, किडनी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं गैसों का परिवहन। तो हमारे फेफड़ों में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिया जाता है श्वसन क्रिया के द्वारा, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में जो एल्वोलाई होती है छोटी छोटी, उनके चारों तरफ रुधिर की यानी कि जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो फैली पड़ी रहती है। वो क्या करती हैं, वो एल्वोलाई से डिफ्यूजन मेथड द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर फेफड़ों में छोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, गैसों का भी परिवहन हो जाता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और जबकि आरबीसी होती है वो कम मात्रा में ले जाती है, और ऑक्सीजन को आरबीसी अधिक मात्रा में परिवहन करती है। इसीलिए हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसे श्वसन वर्णक की तरह कार्य करने के लिए कहा जाता है। श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में वापस लाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है। तो ये रुधिर जो होता है ताप नियंत्रण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ठंड के मौसम में जब हाथ शरीर से बाहर रहता है तो वो ठंडा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में लगातार होता रहता है, जिस वजह से गर्म एरिया का ब्लड जो होता है वो ठंडे एरिया में जाकर फिर ठंडे एरिया का गर्म एरिया में पहुंच जाता है। इस तरह से क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायता करता है। इसके अलावा ब्लड अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, जैसे हार्मोन्स होते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हें कहां छोड़ा जाता है, ब्लड में छोड़ा जाता है। और ब्लड के सहारे से यानी कि रुधिर के सहारे से ये अपने टारगेटिंग पॉइंट पर जाकर अपना कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारे शरीर में जो WBC होती है, WBC में प्रतिरक्षा बनती है, प्रतिरक्षी बनती है। इन प्रतिरक्षियों का भी परिवहन कौन करता है, रुधिर करता है। ये रुधिर प्रतिरक्षी को वहां पर ले जाता है जहां पर हमारा शरीर इंजर्ड हो गया है या चोट लग गया, जहां पर इन्फेक्शन हो गया है, या जहां पर प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर एंटीबॉडी को ले जाकर छोड़ देता है और उन्हें वो खाकर नष्ट कर देती है। अब बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम कुछ बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं, कुछ एंजाइम को भी ले जाने का करती हैं, और उसमें आयन भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आयन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को रेट को घटाने और बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आयन्स भी पाए जाते हैं, वो भी रुधिर के द्वारा ही परिवहन किए जाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करें और लाइक करें। हमारे